नमस्कार मित्रों, आज एक नया टॉपिक आरंभ करते हैं, हाइपोकोर्टिसोलिज्म, जो कि इसके नाम से स्पष्ट है। हाइपो मीन्स कम, कोर्टिसोलिज्म अर्थात कोर्टिसोल का लेवल ब्लड में कोर्टिसोल का लेवल कम होना अर्थात हाइपोकोर्टिसोलिज्म। क्या होता है? कोर्टिसोल का प्रोडक्शन हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो फेल्योर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन नहीं कर पा रही, जिसको कि हम लोग एड्रिनल इनसफिशिएंसी की इनसफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा एड्रिनल से प्रोडक्शन, या हाइपो एड्रिनलिज्म भी कहते हैं। हाइपोकोर्टिसोलिज्म, हाइपो एड्रिनलिज्म, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इन नामों से इनको बुलाया जाता है। बहुत ही यह भी कुशिंग सिंड्रोम एक बीमारी है, वह एक रोग है कोर्टिसोल हाइपर सिक्रीशन का। और ये हाइपोकोर्टिसोलिज्म, इसमें एंजाइम डेफिशिएंसी है। अपने आप में वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये डेफिशिएंसी शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि डेफिशिएंसी इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की है, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी अगर कहीं प्रभावित हुए तो वह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लूइड होम्योस्टेसिस के लिए, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो इस प्रकार से इस हार्मोन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है शरीर को। यदि यह पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट नहीं होता तो शरीर को इसके बहुत सारे दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अमूमन 90% ग्लैंड जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तब हमारे इसके लक्षण आरंभ होते हैं। तो जब हम डिटेक्ट करते हैं काफ़ी उसके पहले हानि हो चुकी होती है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी के कारण क्या हैं। जैसे किसी भी ग्लैंड के हाइपो फंक्शन के लिए यहाँ पे रेगुलेशन कैसे होता है एड्रिनल ग्लैंड का? HPA एक्सिस के द्वारा, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो ये तीनों जो 3 टियर सिस्टम है, तो जो तीनों तल हैं इसके, जब उनमें कोई डिसऑर्डर होता है, एड्रिनल अपने आप में जब डिसऑर्डर्ड हुई, एड्रिनल ग्लैंड ही हार्मोन नहीं बना रही, तो इसे कहते हैं प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। जब पिट्यूटरी की एबनॉर्मलिटी हुई, पिट्यूटरी से ACTH नहीं बन रहा पर्याप्त मात्रा में, तो हुई सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। और जब उसके भी ऊपर हाइपोथैलेमस से हार्मोन नहीं बन रहा, CRH नहीं बन रहा, तब टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो इस प्रकार से एड्रिनल इनसफिशिएंसी प्राइमरी एड्रिनल्स की, सेकेंडरी पिट्यूटरी की और टर्शरी हाइपोथैलेमस की, इनके लीजन से, इनके डिसऑर्डर से हो सकती है। प्राइमरी में क्या हुआ? एड्रिनल ग्लैंड ही डिफेक्टिव है, यह हार्मोन नहीं बना रही। ऐसे में क्या होगा? जब इन्होंने हार्मोन नहीं बनाया तो नेगेटिव फीडबैक ऊपर गया, हाइपोथैलेमस से CRH के सिक्रीशन बढ़ गया, पिट्यूटरी से ACTH का सिक्रीशन बढ़ गया। तो प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी में लो सीरम कोर्टिसोल और एलिवेटेड ACTH और CRH। अब बात करते हैं सेकेंडरी की, जिसमें पिट्यूटरी एबनॉर्मल है, पिट्यूटरी ACTH नहीं बना रही। तो प्राइमरी डिसऑर्डर है पिट्यूटरी का, ACTH लो हुआ। जब ACTH से स्टिमुलेशन नहीं हुआ तो ग्लैंड ने कोर्टिसोल नहीं बनाया, कोर्टिसोल भी लो हुआ, लेकिन नेगेटिव फीडबैक से CRH हमको ज़्यादा मिलेगा। तो पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी में लो ACTH, लो कोर्टिसोल, लेकिन एलिवेटेड CRH। अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म में डिफेक्ट कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। तो CRH ही नहीं बना, तो CRH नहीं बना, उसने ACTH नहीं बनने दिया, उसने कोर्टिसोल नहीं बनने दिया। तो यह 3 हमारे टाइप्स हैं एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के, अलग अलग लेवल्स के अनुसार। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी को, जो कि एड्रिनल्स की प्रॉब्लम के कारण से होती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? अधिकांश केसेस जो है वो एक्वायर्ड 50% और 50% ही जेनेटिक, जिसमें अलग अलग देशों के अनुसार उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। हमारे यहाँ एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स ज़्यादा कॉमन है। एक्वायर्ड में भी कुछ होते हैं ऑटोइम्यून और कुछ होते हैं इन्फेक्टिव। हमारे यहाँ इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स ज़्यादा कॉमन है। तो एक्वायर्ड, ऑटोइम्यून या इन्फेक्टिव
और कुछ कॉजेज हुए जेनेटिक, जो कि फैमिलियल और जेनेटिक रहते हैं। तो जो एक्वायर्ड कॉजेज हैं उसमें ऑटोइम्यून में भी कुछ होते हैं ऑटोइम्यून जो आइसोलेटेड, किसी को हो गए किसी को नहीं हुए, और कुछ हुए जो कि ऑटोइम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम के पार्ट के तौर पे, कि केवल एक ग्लैंड नहीं इन्वॉल्व है, इसमें कई सारी ग्लैंड्स और इन्वॉल्व हैं। इनको हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो एड्रिनल डिसऑर्डर्स एक्वायर्ड या जेनेटिक दोनों हो सकते हैं। एक्वायर्ड में ऑटोइम्यून या इन्फेक्टिव। इन प्राइमरी डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था पहली बार, इसके फीचर्स के विषय में बताया था। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि मुख्य कारण किसी भी ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट को याद रखने के लिए, उनके टोटल जो कॉजेज हैं उनको लिखने के लिए एक ये सूत्र है आई, इम्यूनोलॉजिकल, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑटोइम्यून हो सकता है। आई फॉर इन्फेक्शंस ट्यूबरकुलर, फंगल या वायरल, वह हो सकता है। आई फॉर इन्फिल्ट्रेशन, कोई चीज़ आके इन्फिल्ट्रेट करके एड्रिनल में डिपॉजिट हो गई और एड्रिनल को सप्रेस करके खुद वहाँ पे वह बैठ गई। मेटास्टेसिस, एमाइलॉइड डिपोजिशन या हेमोक्रोमेटोसिस में आयरन का डिपोजिशन। इम्यूनोलॉजिकल, इन्फेक्टिव, इन्फिल्ट्रेटिव, फिर इस्किमिक या इन्फाक्शन ब्लड से रिलेटेड, तो उसमें क्या हो गया, हेमरेज हो गया या इस्किमिक नेक्रोसिस हो गई। इनहेरिटेड, या इसके बाद दो और जोड़ लेते हैं, इंजरी, सर्जिकल हो या ट्रॉमेटिक हो या इडियोपैथिक। तो यह आई के द्वारा हम कॉजेज की लिस्ट याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रिवेलेंस के हिसाब से देखें तो ऑटोइम्यून एंड इन्फेक्टिव यह इसके 50% केसेस में और 50% में इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। तो इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो मुख्य कारण है ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस, जो ऑटोइम्यून जेनेटिक भी हो सकती है और जो मल्टीग्लैंडुलर इनसफिशिएंसी के रूप में हो सकती है। तो यह वेस्टर्न कंट्रीज़ में यह ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल है ना, तो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कॉर्टिसोल बायोसिंथेसिस में प्रयुक्त होता है, उस 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अगेंस्ट अधिकांश केसेस में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। यह एंटीबॉडीज़ जाके यह सारे कोलेस्ट्रॉल बायोस, जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस का चार्ट है, जिसमें कई सारे एंजाइम्स लगते हैं, जो 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी वह एड्रिनल कॉर्टेक्स में इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। तो ये तो टारगेटेड मिसाइल्स होती हैं ऑटो एंटीबॉडीज़, यह केवल इसी को डिस्ट्रॉय करेगी, इसी को इनहिबिट करेगी। तो यह कहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो इस प्रकार से इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में केवल एड्रिनल कॉर्टेक्स इनहिबिट होगा, एड्रिनल मेडुला पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज को इसने इनहिबिट किया। अब इसी का स्पोरेडिक होने की जगह यह एसोसिएटेड हो सकता है अदर डिसऑर्डर्स के साथ में। ऑटो इम्यून तो है, लेकिन पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम, कई सारी ग्लैंड्स साथ में प्रभावित है। APS, ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम। तो APS दो तरह का होता है, एक APS1, एक APS2। APS1 में मुख्य फीचर है कैंडिडियासिस। तो इसमें कैंडिडियासिस काफ़ी जो चाइल्डहुड से, इन्फेंसी से शुरू हो जाती है और आगे चल के इन बच्चों में देखने को मिलती है एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो एक तो कारण ये हो गया APS1, एक कारण हुआ APS2, जिसमें कि केवल एड्रिनल नहीं बल्कि कई एंडोक्रीन ग्लैंड, थायराइड, ओवरीज, पैंक्रियास, एंडोक्रीन पैंक्रियास, या विटिलिगो, इसका एक मेन फीचर है विटिलिगो, या B12 का इंट्रिंसिक फैक्टर पर्नीशियस एनीमिया करने वाला। तो इस प्रकार से APS1 में हमें कैंडिडियासिस, APS2 में हमें विटिलिगो विद मल्टीपल एंडोक्रीन ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट, ऑटोइम्यून नेचर के या नॉन ऑटोइम्यून हाइपोपैराथायरिज्म, यह मिल सकते हैं। तो ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस या तो स्पोरेडिक हो, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज हो, या इनहेरिटेड सिंड्रोम के साथ में हो, APS, APS1
या APS2। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट जो हमारे यहाँ ज़्यादा है मिलता है, वो है इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव या तो वायरस का हो HIV से, या ट्यूबरकुलर या सिस्टमिक फंगल डिसऑर्डर्स में। यह तीनों एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करती हैं। और ये इन्फेक्शन जब एड्रिनल ग्लैंड में गया तो ये यहाँ पे ये नहीं देख रहा कि कहाँ कॉर्टेक्स है, कहाँ मेडुला है, कहाँ उसकी ग्लोमेरुलोसा लेयर है, कहाँ फेसिकुलेटर, कहाँ रेटिकुलरिस, नहीं, ये तो पूरी एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित करता है। यही अंतर होगा दूसरों से। ऑटोइम्यून में क्या है, एक पर्टिकुलर टारगेट है। अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज के अगेंस्ट अटैक किया उसने तो केवल एड्रिनल कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में भी केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जाएगा। जबकि यहाँ पे एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट है, ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रही है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी जाएंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी जाएंगे, एंड्रोजन भी जाएंगे, और मेडुलरी इन्वॉल्वमेंट होने पे सिंपैथेटिक कैटेकोलामीन्स भी जाएंगे। तो जब इन्फेक्टिव एड्रिनलाइटिस होगी तो इसके बहुत ही वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस होंगे। और ऐसे पेशेंट में अगर हमने कोई ड्रग, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कशिंग सिंड्रोम में, कि जो ड्रग्स एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस को रोकती हैं, क्या क्या, कीटोकोनाजोल, मेटारोपोन और इटोमिडेट। ये ड्रग्स अगर किसी वजह से, जिसमें कीटोकोनाजोल तो एंटी फंगल के तौर पे कई बार दी जाती है, अगर हमने इन केसेस को कीटोकोनाजोल दे दिया तो जो बची खुची हार्मोन सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगी और ये एड्रेनल क्राइसिस में चले जाएंगे। विशेष रूप से जो हमारे यहाँ ट्यूबरकुलर एड्रेनलाइटिस होती है वह अधिकतर पेशेंट्स में हमें हिस्ट्री मिलेगी प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस की, डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस की, कई जगह बॉडी ऑर्गन्स में फैली है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की, जिसने जाके एड्रिनल को प्रभावित कर दिया। तो एड्रिनल्स को जब प्रभावित किया तो एड्रिनल्स इन्फ्लेम हुई, एनलार्ज हुई, उसके अंदर ग्रेनुलोमा बने, उसके अंदर केजिएशन हुए, बाद में कैल्सिफिकेशन हुए, फिर फाइब्रोसिस भी हुई। तो इस प्रकार से ट्यूबरकुलर एड्रिनलाइटिस में एड्रिनल ग्लैंड न केवल कॉर्टेक्स बल्कि मेडुला सब इन्वॉल्व होते हैं। न केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बल्कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रभावित होते हैं। और ग्लैंड हमारी अगर ऑटोइम्यून होता है तो रिग्रेस करती है साइज में, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन से एनलार्ज होती है विद कैजिएशन, विद ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है दोनों में। ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस में ग्लैंड श्रिंक कर रही है, एट्रोफी हो रही है। इन्फेक्टिव एड्रिनलाइटिस में ग्लैंड एनलार्ज हो रही है इसमें। तो इस प्रकार अगर हम देखें सीटी स्कैन में तो ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड बाइलेटरली लेकिन हेट्रोजेनस अपीयरेंस है, बीच में हम इसमें केजिएशन देख सकते हैं। तो एनलार्ज्ड एड्रिनल ग्लैंड्स का मतलब है कि वह इन्फेक्टिव एटियोलॉजी होगी, इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी नहीं। तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी या टर्शरी एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी को। उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने सारे कॉजेज डिस्कस किए थे आई के रूप में, यहाँ पर भी हम आई के रूप में अगर हम एनलिस्ट करें, एक तो आइट्रोजेनिक सबसे कॉमन, बाहर से हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जिन्होंने एंडोजेनस सप्रेशन हार्मोन सिंथेसिस का सप्रेशन कर दिया और बाहर से देने बंद कर दिए, अंदर के सप्रेस्ड रहे, पेशेंट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में चला गया। तो यह तो है सबसे कॉमन कॉज आइट्रोजेनिक। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इस्कीमिया या इन्फाक्शन हो सकता है जैसा शियान सिंड्रोम में, इरेडिएशन, बाहर से रेडिएशन दिया उससे डिस्ट्रॉय हो गई, इन्फिल्ट्रेशन, ट्यूमर की मेटास्टेसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, पिट्यूटरी में भी, इंजरी चाहे ट्रोमेटिक हो चाहे सर्जिकल हो। फिर आइसोलेटेड डिफिशिएंसी, केवल कॉर्टिकोट्रोप्स की डिफिशिएंसी हो, उनकी कोई इलनेस हो जिससे कॉर्टिकोट्रोपिन नहीं बनाया ACTH या इडियोपैथिक। तो ये हो गए सारे कॉमन कॉजेस आई के रूप में याद रखने के लिए, आसान करने के लिए। लेकिन इनमें सबसे कॉमन कॉज क्या है? एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनटेक, जिसने कि एंडोजेनस प्रोडक्शन को सप्रेस कर दिया।
तो सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी यह प्राइमरी से ज़्यादा कॉमन है, यह याद रखना है। अगर हम कशिंग सिंड्रोम में याद करें तो वहाँ पे भी 70% कॉजेज क्या थे, पिट्यूटरी एडिनोमा के, तो वहाँ पर भी कशिंग हाइपरकॉर्टिसोलिज्म में भी पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स ज़्यादा कॉमन थे, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म में भी पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स या सेकेंडरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी यह ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन तो एक्सोजेनस इनटेक के बाद सप्रेस हो गई या एंडोजेनस अपने पिट्यूटरी डिजीजेस हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, उसके कारण से सप्रेस हो गई। अब जब पिट्यूटरी डिजीज हुई तो क्या हुआ, पिट्यूटरी से बनने वाला ACTH कम बना, ये ACTH जाके एड्रेनल्स को स्टिमुलेट करता है, एड्रेनल्स का स्टिमुलेशन कम हुआ। तो जब लंबे समय तक एड्रेनल को ACTH के द्वारा स्टिमुलेशन या न्यूट्रिशन नहीं मिला तो एड्रेनल्स क्या हो गई, क्रमशः एट्रोफीड, हाइपोप्लेजिया में चली गई। तो पहले जब ACTH बनना कम हुआ तो शुरू में तो ACTH कम बन रहा है, कॉर्टिसोल कम बन रहा है, लेकिन काम चल रहा है। ऐसे में अगर हम स्टिमुलेट करेंगे और ज़रूरत है और दो, और नहीं दे पाएंगे, लेकिन हल्का हल्का काम चल रहा है। तो शुरुआत में कई केसेस में क्या होता है, बेसल लेवल ACTH के कॉर्टिसोल के नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी पड़ी, कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तब हमारा इनसफिशिएंट एक्सपोजर रह जाता है, तो जिसके कारण से स्ट्रेस में हमें परेशानी होती है। तो माइल्डर डिजीज़, शॉर्ट हिस्ट्री की ड्यूरेशन के डिजीज़ में बेसल लेवल थोड़े थोड़े दोनों के ACTH कॉर्टिसोल के चलते रहते हैं और काम निकल जाता है। लेकिन एडवांस स्टेजेस में क्या होता है, जब ACTH बनना और कम हो गया, जब एड्रेनल्स और सप्रेशन में चली गई, उस केस में क्रमशः एड्रेनल्स की एट्रोफी होती जाती है और फिर जो बेसल लेवल है, बेसल सिक्रीशन है, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एड्रेनल इंसफिशिएंसी जब सेकेंडरी या पिट्यूटरी ओरिजिन की होती है, वह क्रमशः प्रोग्रेस होने के साथ साथ एड्रेनल्स की एट्रोफी कर देती है। तो अगर हम इस पूरी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसको हम एक नटशेल में देखें तो सबसे कॉमन कॉज तो एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनटेक के कारण से होने वाला ट्रांजिएंट एड्रेनल इंसफिशिएंसी, क्योंकि जब हम बाहर से इनटेक हटाएंगे जो दे रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो क्रमशः अपना हार्मोन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, इसलिए इसे कहा गया ट्रांजिएंट AI, एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण से। यह सबसे कॉमन कारण है एड्रेनल इंसफिशिएंसी का। 0.5 से 2%, मतलब 10,000 में 50 से 200 व्यक्तियों में, ये बहुत कॉमन है। लेकिन एंडोजेनस जो है, जो परमानेंट AI है, वह 5 पर 10,000 इसकी तुलना में काफ़ी कम है। उनमें अधिकांश केसेस जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए वह पिट्यूटरी ओरिजिन के हैं, सेंट्रल, और कम केसेस हैं प्राइमरी एड्रेनल ओरिजिन के। तो कॉमनेस्ट कॉज AI का भी, एड्रेनल इंसफिशिएंसी का भी एक्सोजेनस इनटेक है। जो परमानेंट AI में ज़्यादा कॉमन है पिट्यूटरी के, कम कॉमन है एड्रेनल ओरिजिन के एड्रेनल इंसफिशिएंसी। तो इस प्रकार से प्राइमरी जहाँ पे डिसऑर्डर कॉर्टेक्स में है, सेकेंडरी जहाँ डिसऑर्डर पिट्यूटरी में है, टर्शरी जहाँ डिसऑर्डर हाइपोथैलेमस के हैं, यह हमारे हुए सारे एड्रेनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के कॉजेस। और एक्सोजेनस इनटेक सबसे ज़्यादा होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसीज क्या होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। धन्यवाद।